बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द डिसोल्यूशन टॉपिक। ओके, एक क्वेरी तुम मुझे बार बार पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले तक कि डिसोल्यूशन में गार्नर वर्सेस मरे रूल क्या है। आज हम 2-3 क्वेश्चन और लेने वाले गार्नर वर्सेस मरे के। तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 को अभी हम दोबारा सॉल्व करेंगे। आपको होमवर्क दिया था ट्राई करने के आने के लिए, आप ट्राई भी करके आए हो, बट फिर भी मैंने जैसे आपको क्लास शुरू होने के पहले ही बोल दिया था कि वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, और आप सभी लोग करेंगे। जो लोग वर्चुअल या पेनड्राइव मॉडल पर है वो बच्चे भी, सारे बच्चे अगर थर्ड करके भी आए होंगे तो सॉल्व करना, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को 2 अल्टरनेटिव तरीके से सॉल्व करेंगे। एंड लेट्स गो अहेड विद दैट। ठीक है, 2 अल्टरनेटिव तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। A, B, C, D are sharing profits and the losses in the ratio of 4:3:2:1, and they decided to dissolve the partnership on 31st March 2012 when their balance sheet was as under. Liabilities, asset, creditors में creditors है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, कैपिटल अकाउंट ए और बी है, बैंक, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्लांट, मशीनरी, पेटेंट, सीज कैपिटल और डीज कैपिटल। सो कुल मिलाकर पार्टनर कितने बेटा जी? 4, 1 2 3 4 है ना। ऑलराइट, आगे बढ़ जब हम बढ़े तो उन्होंने कहा कि वन ऑफ द क्रेडिटर्स टुक सम ऑफ द पेटेंट हुज बुक वैल्यू वाज 5000 एट अ वैल्यूएशन ऑफ 3200। अब ये इंटरेस्टिंग है, 5000 के पेटेंट मतलब 8000 में से 5000 के पेटेंट ले गया, तो बच गए कितने पेटेंट बेटा जी? पेटेंट बच गए 3000 के, सही है ना। ओके, और ये पेटेंट कौन सी वैल्यू पर ले गया? वो 3200। मतलब जो क्रेडिटर का सेटलमेंट हुआ वो कितने से सेटलमेंट हुआ बेटा जी? 3200। सो बेटा 15700 माइनस 3200, बिल्कुल सही बेटा, 12500। किसी को कोई क्वेरी इसमें? ये समझ में है ना। पेटेंट हमारे पास बचे कितने, तो बुक वैल्यू लेस करना है, बट क्रेडिटर ने उसकी वैल्यू कितनी मानी? सिर्फ इट इज 3200। सो क्रेडिटर की वैल्यू 3200 से ही कम होगा। ये हुआ एडजस्टमेंट नंबर 1। बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड एट द डिस्काउंट ऑफ 400। इसका मतलब 400 का डिस्काउंट मतलब इसका रीपेमेंट कितने में हुआ? 12100। सही है, एडजस्टमेंट नंबर 1 सिंपल है। देयर वाज अ JLP 20000 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट, दिस वाज सरेंडर्ड फॉर 4500, दिस मींस अनरिकॉर्डेड एसेट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी? 20000 या 4500? 4500, बिल्कुल सही। सो आई होप आपको ये बात भी समझ में आई। द रिमेनिंग असेट वर रियलाइज्ड एट द फॉलोइंग वैल्यूज: डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट एट 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1500। ये पेटेंट 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू मतलब कौन सी बात की कर रहे हैं, किसके बारे में? बैलेंस। और बैलेंस कितना है? 3000। सही है ना। आगे बढ़ते हैं। डी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड द डिविडेंड ऑफ 25 पैसे इन अ रुपी वाज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्म्स क्लेम अगेंस्ट हिज एस्टेट। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 3 मैनर्स एंड यू नो व्हाट, सिर्फ लास्ट की 3 लाइनें, लास्ट की 2 लाइनें 3 प्रकार से सॉल्व करूंगा। 3 प्रकार मतलब सॉल्व तो एक ही लॉजिक से करूंगा, बट तुमको ऐसे बताऊंगा इस वर्डिंग का मीनिंग क्या है, इस वर्डिंग का मीनिंग क्या है और इस वर्डिंग का मीनिंग क्या है। जैसे इधर कुछ बोला नहीं है, अगर बोला कि प्रिपेयर एज पर गार्नर वर्सेस मरे तो कैसे करेंगे? अगर प्रिपेयर एज पर गार्नर वर्सेस मरे नहीं बोला तो कैसा करेंगे? और गार्नर वर्सेस मरे में भी कौन सी 2 स्टाइल है वो भी देखेंगे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आर यू रेडी? ऑलराइट। तो मैं लास्ट वाले पार्ट के बारे में लास्ट में बात करूंगा, क्योंकि जहां तक इजी है वहां तक तो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। ओ झंडू, ठीक है ना। सो पहले हेडिंग लिखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन द बुक्स ऑफ व्हाट? ठीक है, इन द बुक्स ऑफ फर्म। थैंक यू मैम सो मच। फर्म का नाम नहीं है क्या? इन द बुक्स ऑफ फर्म। बेटा पहला कौन सा अकाउंट बनाएंगे? बिल्कुल सही, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या रियलाइजेशन अकाउंट बनाया आपने? जल्दी से, बी क्विक।
फिर नेक्स्ट कौन सा बनाएंगे बेटा जी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे हिसाब से पार्टनर 4 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। पार्टनर के नाम क्या क्या होंगे बेटा? ABCD। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4। यस बेटा, गिव मी वाइला। उसके बाद में लास्ट कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा जी? यस, क्रिएट बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, ठीक है? यस, इफ यू आर ऑल रेडी लेट मी गो अहेड। शैल वी गो अहेड? ओके, चलो बेटा, पहला स्टेप क्या है बेटा? एम्प्टी द बैलेंस शीट। चलो बर्थडे गर्ल, एम्प्टी द बैलेंस शीट करते हैं। एम्प्टी द बैलेंस शीट में बैंक एम्प्टी नहीं होगा, हाँ या नहीं? तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद डेटर्स। कौन सी वैल्यू पर बेटा एम्प्टी करने का? एट बुक वैल्यू। सो डेटर्स 15850। गुड़ी जल्दी लिखना प्लीज। 15850 टू स्टॉक 25200, बिल्कुल सही बेटा। और टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज 800 एंड देन टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 और टू पेटेंट 8,000, ठीक है बेटा? ओके, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 15,700। अच्छा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है ना बेटा? सो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। सो क्या हम लिखेंगे? टू ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब समझते हो ना? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 6,300। हाँ सॉरी, बाय ईपीएफ 6,300। बेटा असेट और लाइबिलिटी खाली हो गई है, अभी 2 अकाउंट बाकी रहे, और वो कौन से है? कैपिटल अकाउंट। से यस। सो बेटा जी अभी इधर हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये कौन कौन है बेटा जी? ए और बी का 40,000 और 20,000, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इट शुड बी फॉर सी एंड डी, एंड सी एंड डी वुड बी हाउ मच? 3,200, 8415. If you have done so far, can we go ahead? अभी एक और अकाउंट का बैलेंस बाकी रहा था बैंक का, और वो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो कितना लिखूंगा बेटा जी मैं? 535। अभी बेटा जहां तक इंसॉल्वेंसी की बात नहीं आएगी, मुझे लगता है तुम आराम से कर सकते हो। तो चलो करते, एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 तक हम करेंगे। 4th में आने के बाद में हम पॉज लेंगे, और 4th में फिर मैं आपको 3 वैरायटी समझाऊंगा। सो फर्स्ट बेटा, वन ऑफ द क्रेडिटर्स टू कोर्स सम ऑफ द पेटेंट हुज बुक वैल्यू इज 5,000 एट अ वैल्यूएशन ऑफ 3,200। तो बेटा इसका क्लियर मैंने आपको बताया था कि व्हेन द असेट आर गिवन टू द लायबिलिटी यू डोंट मेक एनी एंट्री, बट उसका इंपैक्ट हमने विजुअलाइज किया, और इंपैक्ट के तहत बेटा जी हमारे पेटेंट कम हुए बाय 5,000, यस और नो? और एट द सेम टाइम मेरी जो क्रेडिटर्स थे वो कम हुए बाय 3,200, एग्रीड? तो वो बैलेंस कितना रह गया था क्रेडिटर का? 12,500। अब 12,500 पर 400 का डिस्काउंट, सो 12,100, हाँ या ना? तो बेटा इसकी एंट्री क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड। तो इधर आ जाओ बेटा, इधर हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैंक
पूरा वर्किंग आपको समझाऊंगा। टू बैंक 15,700, अच्छा टू बैंक में कौन सा बेटा जी, इन द ब्रैकेट क्रेडिटर्स ना, 15,700 माइनस, वेरी गुड, 3,200 माइनस 400, तो बेटा कितना आ रहा है 12,100 इनर कॉलम में लिखा। इसके अलावा बेटा और एक लाइबिलिटी है, और एक लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी है बेटा देख के बताओ, ईपीएफ। बेटा ईपीएफ के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं। तो बेटा जी मैं क्रेडिटर्स तो लिख दिया, इसी के साथ साथ क्या लिख दूंगा, ईपीएफ कितना लिख दूंगा 6,300, क्योंकि मैंने आपको सिखाया जब कुछ नहीं बोला जाता है तो आप क्या लेते हो, बुक वैल्यू। इट टर्न्स आउट टू 18,400, सही है। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बेटा, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। सो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना लिखेंगे 18,400। इसके बाद में क्या करना है बेटा जी, there was a JLP, adjustment number B, there was a JLP 20,000 not mentioned in the balance sheet and this was surrendered for 4,500। तो क्या बेटा हमारी एंट्री ऐसे होगी क्या, बैंक टू रियलाइजेशन। सो बेटा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आओ और लिखो बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट, अंडरलाइन कर लिखो JLP, और JLP मेरे हिसाब से आता है बेटा जी फिगर 4,500। द रिमेनिंग असेट रियलाइज्ड एट द फॉलोइंग वैल्यूज, और उसमें एक आता है डेटर्स। सो बेटा डेटर्स का वैल्यू कितना आएगा 10,800, तो बेटा मैंने डेटर्स को टिक मार्क कर दिया, ये रियलाइज हो गया। स्टॉक 15,600, तो बेटा मैंने इसको भी टिक मार्क कर दिया, ये भी रियलाइज हो गया। फिर प्लांट एंड मशीनरी 12,000, मैंने इसको भी टिक मार्क कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी। फिर बेटा जी नेक्स्ट पेटेंट, पेटेंट का भी खास बात है, पेटेंट कितने थे बेटा आपके पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8,000, 8,000 माइनस 5,000 इंटू 60%, क्या बता सकते हो मुझे, 1,800। तो बेटा मैंने पेटेंट को भी टिक मार्क कर दिया। बेटा पेटेंट को टिक मार्क करने के बाद आप सभी बच्चों से एक क्वेश्चन था मेरा कि और कौन सी एसेट है जो रियलाइज करनी बाकी है, एक और एक एसेट है जिसको रियलाइज करना बाकी है, प्रीपेड एक्सपेंस। अब बेटा जी प्रीपेड एक्सपेंस के केस में यू हैव टू मेक एन ऑप्शन, यू हैव टू मेक एन अजम्पशन कि वो रियलाइज होगा या नहीं होगा। वैसे एग्जामिनर ने कहीं नहीं दिया कि प्रीपेड एक्सपेंस रियलाइज होगा कि नहीं होगा। नाउ इट्स अप टू यू टू गिव टू टेक अ थॉट कि प्रीपेड एक्सपेंस बेसिकली एक्रूअल कॉन्सेप्ट से या मैचिंग कॉन्सेप्ट से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बट वो रिफंडेबल होगा या नहीं होगा वी डोंट नो। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक साल का पूरा ये कराया, रिचार्ज कराया, मोबाइल में रिचार्ज करा दिया एक साल का। अब मैं आपसे पूछता हूं, तुमने अकाउंटिंग करते वक्त तो एक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ एक्सपेंस करंट ईयर में बताया और बाकी का क्या दिखा दिया, प्रीपेड। बट क्या आप उस मनी को वापस रिकवर कर सकते हो क्या, समटाइम्स नॉट पॉसिबल। बट तुमने रेंट एडवांस में दिया है, वो भी प्रीपेड रेंट ही है, प्रीपेड एक्सपेंस ही है, वो कर सकते हैं मे बी। बट मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं थर्ड, तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गाड़ी का, गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया और गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम 3 महीना अभी बचे हुए 9 महीने आ गए और आगे तुम डिसॉल्व हो रहे हो, तो तुमको क्या वो पैसा वापस रिफंड मिल सकता है क्या, नहीं। सो डिपेंड करता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस कई केसेस में रिफंडेबल होते हैं और कई केसेस में इट इज नॉट रिफंडेबल, एग्रीड। सो रिमेंबर प्रीपेड एक्सपेंस के केस में आपको अजम्पशन डालना चाहिए, बट जनरली एडवांस होगा तो रिकवर हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस है तो आप अजम्पशन डाल सकते हो कि इट इज नॉट टू बी, इट विल नॉट बी रिकवर्ड। इज दैट ओके। सो प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में मैं नोट लिखूंगा कि इट विल नॉट बी रिकवर्ड। जिन बच्चों ने लिया है वो भी गलत नहीं है, हैव यू ऑल अंडरस्टूड, बट अजम्पशन आना चाहिए। अच्छा और कोई आइटम है क्या पेंडिंग, नहीं। शैल वी गो अहेड, इसका आउटर कॉलम में टोटल बताओ तो मुझे 44,700, इज दैट व्हाट यू से, यस। सो बेटा जी मैंने पेटेंट के बारे में भी सोच विचार करके मैंने उसका अजम्पशन लिखना है। अब आगे बढ़ते बेटा जी, अगली लाइन क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,500, इसका इफेक्ट देंगे तो उसका भी लिख लेते हैं और बैंक में एक साथ दोनों के इफेक्ट दे देंगे। सो इधर मैं लिख दूंगा टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या आप मुझे बता सकते हो कितना है वो,
1000. Very good. Now I have to give this to impact. इसके मुझे क्या देने पड़ेंगे? 2 इम्पैक्ट देने पड़ेंगे. सो कहां पर दूंगा? बैंक अकाउंट में. बताओ क्या क्या लिखूं? टू रियलाइजेशन अकाउंट 44 और बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1500. ठीक है. अच्छा, मेरा हमेशा यही आदत रहता है कि जहां तक अपन जा सकते जाएंगे. जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा मैं वहां पर एग्जैक्टली उसी प्लेस पर आकर रुकूंगा ताकि मैं आपको समझा पाऊं. अभी भी हम आगे कंफ्यूजन के एरिया के आगे अभी हम मतलब पीछे थोड़ा सा, पहले उस एरिया तक आ जाते हैं. लास्ट के एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते. डी बिकेम इंसॉल्वेंट and a dividend of 25 paise in a rupee was received in respect of the firm's claim against his estate. तो बेटा मुझे बताओ कितना है? डी से कितने रुपए आए? इसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? रियलाइजेशन लॉस. तो पहले मुझे रियलाइजेशन लॉस कैलकुलेट कर कर पार्टनर्स को डालना पड़ेगा तीनों को, और फिर उसके बाद में जो डी का अमाउंट आएगा उसका 25% वो कैश में लेके आएगा, बचा हुआ एज इट इज रहेगा. यहां तक तो आ सकते हैं ना. तो एक काम करते हैं, रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं. रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस निकालो. 23,050 इज प्रॉफिट और लॉस बेटा? लॉस. चेक कर लो सभी का आ रहा है क्या? 23,050. सो क्या बेटा मैं इधर लिखूं क्या? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसमें कौन कौन होंगे बेटा? ए बी सी डी. डू यू ऑल अप्रिशिएट? सो बेटा अमाउंट कितनी कितनी लिखूं मैं? 23,050 इनटू व्हाट इज द पीएसआर बेटा? 4 3 7 2 4/10 कितना आ रहा है? 9220. बी का 15. ओके. 4610 और 2305. एंड डज दैट टैली? बेटा आपका हुआ? करो करो जल्दी से करो. रुकाऊ मैंने लग गया जी सब गधेड़े. ठीक है. अब इसके बाद में आप क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आएगा बेटा जी? 92. ओके. और 6915 और 2305. मुझे लगता है यहां तक हम कर चुके हैं बराबर. मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी बात की मैंने. ये लॉस डाला, रियलाइजेशन अकाउंट लॉस. बॉस लॉस डाला क्या? गुड. अब रुकता है क्या लॉस डालने के बाद? डी इंसॉल्वेंट है. डी को डेबिट बैलेंस है, मतलब वो पैसा रिसीवेबल है. एग्रीड? यहां तक मुझे बताओ अभी आप. 8415 प्लस 2305 इट इज 10,720. इसका कितना परसेंट आया बेटा जी? 25%. तो कैन आई नॉट राइट डाउन इतना पैसा आया बाय कैश? So 10,720 into 25%, 2680. तो बेटा कैश बैंक में भी इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा. कैश बैंक में भी इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा. तो बेटा जी मैं इधर आ गया टू डीज कैपिटल अकाउंट. डी ना? डीज कैपिटल अकाउंट 2680. आई होप यू हैव डन सो फार. अब क्वेश्चन ये है, यहां पर हम आकर खड़े हो गए और मैं जब क्लास शुरू किया था, आज वो वर्चुअल बच्चों को भी बता दूं और पेनड्राइव बच्चों को भी, कि जब क्लास शुरू किया था तब कुछ ऐसा हुआ था कि इधर इस लेवल पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है यहां पर. और वो कंफ्यूजन ऐसा है कि सर हमने हमारी क्लासेस में, क्योंकि ये रिवीजन बैच है तो कुछ बच्चों की क्लासेस दूसरी जगह पे हुई थी, तो उनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर कुछ नहीं बोला हुआ होगा तो क्या हम गार्नर वर्सेस मरे फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने आपको यही समझाया कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो हम गार्नर वर्सेस मरे फॉलो करेंगे.
दूसरा रूल फॉलो नहीं करना है। अब तुम मुझे क्वेश्चन पूछोगे क्यों ऐसा करना, तो मैं सभी बच्चों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कम डाउन टू द थ्योरी। हम एक एक पॉइंट कर इसको पेनिट्रेट करेंगे, एक एक पॉइंट हम इसको समझ कर आगे जाएंगे, सो दैट देयर इज नो स्कोप ऑफ कंफ्यूजन। पहला क्वेश्चन आपका ये है, गार्नर वर्सेस मरे फॉलो करना है या नहीं करना है एग्जाम में? इफ नथिंग इज सेड सो प्लीज कम डाउन टू द पेज नंबर 10 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो इसके अंदर एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार्नर वर्सेस मरे इन इंडिया ऐसी हेडिंग है। क्या लिखा है? सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 is identical with section 44 of the partnership act in Great Britain, and further there has been no case law in India which has examined their question or this question. Therefore it is justified to assume that Garner versus Murray will also apply in India. तो क्या आपको आंसर मिला क्या कि अगर प्रॉब्लम साइलेंट है तो भी आप गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई करेंगे? और गार्नर वर्सेस मरे क्या बोलता है? दैट द डेफिशिएंसी ऑफ insolvent partner who is insolvent D, so D की deficiency will be borne by solvent partner in which ratio? Capital ratio. अब आगे बढ़ते हैं। अभी however many accountant contend that unless otherwise agreed all the losses of the firm should be borne in the PSR, ये बाकी के अकाउंटेंट की बातें हैं जो बोलते हैं in order to avoid aforesaid controversy it is recommended that while drafting a deed the partner should specify the manner in which losses arising due to insolvency of a partner are to be borne by solvent partner. इसका मीनिंग ये है कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन में बोला है कि डेफिशिएंसी ये रेशियो में बियर करेंगे या ऐसे बियर करेंगे तो हम प्रॉब्लम के हिसाब से फॉलो करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो विल ऑलवेज गो इन व्हाट? कैपिटल रेशियो। इफ यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई बेटा गार्नर वर्सेस मरे से। क्यों? अभी जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हो आप थर्ड, तो उसमें एक पार्टनर को डेबिट बैलेंस है, वो सॉल्वेंट है बट डेबिट बैलेंस है। ये गार्नर वर्सेस का वीक पॉइंट भी है या क्या कह सकते हैं हम उसको, डीमेरिट है, क्योंकि है सॉल्वेंट बट उसको डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस है तो विल एस्केप बियरिंग द डेफिशिएंसी। तो ये पॉइंट उसी के ऊपर लिखा है, आगे आ जाओ। उसी विल डेफिशिएंसी बी चार्ज्ड टू अ सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग डेबिट कैपिटल बैलेंस। Insolvent deficiency will not be debited to solvent partner who is having debit balance in capital account. ये क्या बोला? Will not be debited to solvent partner. कौन से solvent partner को? जिसको डेबिट बैलेंस है। अब अगर मान लो सेम टू सेम क्वेश्चन है और अगर कुछ भी नहीं बोला है तो तुम्हारा क्वेश्चन है कि गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई करना कि नहीं करना, तो मेरा था कि गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई करना है। इस केस में तुम्हारा आंसर मॉड्यूल के आंसर से मैच नहीं खाएगा। अब मैं आपके सामने और एक प्रूफ दे रहा हूं मॉड्यूल का। क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे बुक में थर्ड है, ये क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल का एग्जैक्टली डुप्लीकेट है। अगर आप देख रहे हो देख लीजिए ये। और इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको लास्ट लाइन पर आ जाता हूं, सो कहीं नहीं लिखा है कि आपको गार्नर वर्सेस मरे से सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन पर एक बार नजर डाल सकते हैं, देख लीजिए, कहीं पर भी नहीं बोला है कि गार्नर वर्सेस मरे में सॉल्व करना है। बट फिर भी मॉड्यूल ने इस पूरे क्वेश्चन को परफेक्ट जो ओरिजिनल गार्नर वर्सेस मरे था उसके बेसिस पर सॉल्व किया। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। ये रियलाइजेशन लॉस कैलकुलेट हुआ जो हमने अभी कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले, और फिर ये रियलाइजेशन लॉस को डेबिट किया इधर, और फिर इधर वो कैश भी लेके आया 2680। इसके अलावा यहां पर और एक स्टेप उन्होंने फॉलो किया, और वो स्टेप क्या है कि रियलाइजेशन लॉस इज ब्रॉट इन कैश बाय विच पार्टनर? सॉल्वेंट पार्टनर। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। तो मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि ये कैश नहीं भी लाओगे तो चलेगा, क्योंकि ये कैश इधर बढ़ जाएगी, राइट, और कैश बैलेंस भी बढ़ गया। फिर वापस पेमेंट करते वक्त तुम एक्स्ट्रा पेमेंट और कर दोगे, तो तुम रियलाइजेशन लॉस कैश में नहीं भी लाओगे तो चलेगा, ऐसा मैंने बताया। बट मैंने आपको क्लियरली बोला है, कुछ नहीं भी बोला है तो भी गार्नर वर्सेस मरे ही अप्लाई करना। हां, कुछ बोला है कि इस रेशियो में सॉल्व डेफिशिएंसी बियर करेंगे, तब आप डेफिशिएंसी बियर करोगे इन डिफरेंट रेशियो अदर देन कैपिटल रेशियो। तो क्या मैं एक पॉइंट आपके दिमाग में डालने में तैयार, मतलब ये कैपेबल हुआ क्या? नथिंग इज सेड, व्हाट आर यू गोइंग टू फॉलो? गार्नर वर्सेस मरे, एग्रीड? इफ दे से नो ट्रांसफर द डेफिशिएंसी इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, तो 2:2:1, डू यू ऑल अप्रिशिएट? ओके, तो मैंने एक पॉइंट क्लियर किया। अब मैं आपको सेकंड कंफ्यूजन था आपका कि सर कब रियलाइजेशन लॉस इज ब्रॉट इन कैश,
पहला कंफ्यूजन था बच्चों का कि कब गार्नर वर्सेस मरे फॉलो करना, दूसरा कंफ्यूजन था कि सर कब कैश लेके आना और कब कैश नहीं लेके आना। तो कुछ बच्चों का ऐसा बोलना था कि हमको क्लास में ऐसा बताया गया था कि जब स्पेसिफिकली बोला जाए कि गार्नर वर्सेस मरे फॉलो करो तभी गार्नर वर्सेस मरे फॉलो करो और कैश को लेकर आओ, रियलाइजेशन लॉस जो है वो कैश में लेके आओ, ऐसा सिखाया गया था। मैं आपको क्लियर कट वापस याद दिला दूं, ये भी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, इसमें कहीं नहीं बोला है कि गार्नर वर्सेस मरे फॉलो करो, बट फिर भी रियलाइजेशन लॉस कैश में लेकर आए कि नहीं आए, ये देख पा रहे हो ना आप इधर, बाय बैंक रियलाइजेशन लॉस। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दो एंगल से सॉल्व करेंगे। एक, जब कैश नहीं लेकर आया, रियलाइजेशन लॉस इज नॉट ब्रॉट इन कैश एंड रियलाइजेशन लॉस इज ब्रॉट इन कैश। एक ही क्वेश्चन को दो एंगल से सॉल्व करके अभी अपने आप ही पता चल जाएगा हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एग्रीड? और फिर हम लास्ट में ये फाइनलाइज कर लेंगे कि हमें एग्जाम में क्या फॉलो करना है। इज दैट ओके? ऑलराइट। सो पहले अभी मैं क्या कर रहा हूं, इधर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं बाय नॉट ब्रिंगिंग रियलाइजेशन लॉस इन कैश। तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन बाद में कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है? अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। एग्रीड? तो आप मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे। हैप्पी? ऑलराइट। अब क्या करना है, ये लॉस हो गया, अब हमको क्या करना है, इसकी डेफिशिएंसी निकाली, किसकी? डी की। डी की डेफिशिएंसी कितनी आई? 10,720 इंटू 75%। चुप रही झूठी, 75% ना, 25% तो रिकवर हो गया, 75% डेफिशिएंसी होगी ना, 8040। तो ये डेफिशिएंसी कौन कौन बियर करने वाला है? ए और बी, और बाबू ये सी क्यों बच गया? सी को डेबिट बैलेंस है। सो क्या बेटा मैं इधर सही लिख रहा हूं क्या? बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल, एग्रीड? इन द ब्रैकेट लिखूंगा, इधर लिखूंगा 8040 इंटू, बेटा कौन सा रेशियो मैंने आपको लेना सिखाया? डिसोल्यूशन के पहले की जो भी एडजस्टमेंट है वो कर दो, बट डिसोल्यूशन के एडजस्टमेंट के अलावा और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, ये डिसोल्यूशन लॉस नहीं लेना है, तो रेशियो 4:2 आएगा या 2:1? सो बाय 2/3 और 8040 इंटू 1/3 कितना बता रही गुड़िया? 5360 और 2680, और ये एंट्री कॉन्ट्रा होती है, तो मैं इधर लिख दूंगा क्या? क्या? 2 डीज कैपिटल कितना आ जाएगा? 5360 और 2680, ठीक है? अब बेटा देखो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, ये गार्नर वर्सेस मरे है, डन। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को अभी हो गया पूरा कंप्लीट, अब इसको सॉल्व करना है। अभी तक मैं क्या बता रहा था कि आप बैलेंसिंग फिगर क्या लेके आएंगे? कैश में, कैश में सेटल कर देंगे। मैं कैश में सेटल कर देता हूं, आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, जैसे अभी तक मैंने सॉल्व किया। चलो आ जाओ फिर। हाँ बेटा जी क्या लिखूं इधर? टू बैंक बेटा कितना लेंगे? 40,000 माइनस 9220 माइनस 5360 कितना आ रहा है? 25,420, सही है? और 6915 10,405। इज दैट ओके बेटा? यस, आई होप इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू यू सो फार। अच्छा अभी सी का क्या आएगा बेटा? बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट, तो कितना आएगा बेटा? 3,200 प्लस 4,610 कितना आएगा? 7,810। डज दैट टैली? ओके, तो मैंने इसको टैली कर दिया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट दे देंगे बेटा। बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय एज कैपिटल 25,420 बाय बीज कैपिटल 10,405 टू सीज कैपिटल 7,810 एंड प्लीज चेक डज दैट टैली। मैं जानबूझकर एक 2-3 लाइन छोड़कर इसको टैली कर रहा हूं, प्लीज चेक इफ इट टैलीज। 55,725। अब बेटा वो समय आ गया है कि जब आप इसको अलग एंगल से चेक करेंगे। तो मतलब एक क्वेरी मैंने आपकी सॉल्व की कि कुछ नहीं बोला है तो कौन सा फॉलो करना, तो मैंने बोला गार्नर वर्सेस मरे, ये क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेरी ये है
कि रियलाइजेशन लॉस सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लेकर आते हैं कि नहीं लेकर आते? चलो खुद अपनी आंखों से देख लो क्या फर्क पड़ जाता है। ठीक है, रेडी हो ना? ओके। अभी तक मैंने क्या किया कि जो रियलाइजेशन लॉस था वो रियलाइजेशन लॉस मैंने इन 3 लोगों को डेबिट किया था, सही है? गार्नर वर्सेस मरे एक्चुअली बहुत पुराना केस लॉ है, उसमें ऐसा बोला गया था कि जो सॉल्वेंट पार्टनर, सॉल्वेंट कौन कौन है? ए, बी और सी है, एग्रीड? सो ए, बी और सी कैश लेके आएंगे बाय बैंक। वो कौन सा कैश लेके आएंगे? अपना रियलाइजेशन लॉस। तो मैं क्या करता हूं, 9220 कैश में लेके आए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए और एक एंगल से सॉल्व कर रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर मैंने इधर कितना लिखा? 6915, और इधर कितना लिखा? 4610। जाहिर सी बात है कैश आ गई है, हाँ नहीं? अब ये बैंक का जो सेटलमेंट है ये मिटा देता हूं मैं, है ना, क्योंकि अभी चेंज होंगे फिगर। मिटाता क्यों? इसको एनसर्कल करके लिखूंगा, ठीक है? तो अभी मैं एक काम करता हूं, इसका पोस्टिंग कर दूं क्या बेटा? 6915 और कितना था बेटा? 4610। अब इसका सेकंड इफेक्ट दे दूं क्या बैंक में? सो बेटा जी मैं क्या लिखूंगा? टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। सही है क्या? जरा आप मुझे फिगर बता सकते हो वापिस? ए का कितना है? हाँ 9220, 6915, 4610। डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस। अब बेटा जी इसके बाद में बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए आप। तो इसके बाद में जो बैलेंसिंग फिगर मैंने पहले लिखा था वो तो सही नहीं है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि एक एंट्री और ऐड हो गई ना। सब लो कैलकुलेटर पर। 40,000 प्लस 9220, कितना आ रहा है बेटा? 34,640। ये टू बैंक आ जाएगा ना बेटा? बट कॉमन सेंस लगाओ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9220 ही है, और 9220 कौन लेके आ रहा है? ए ही लेके आ रहा है, और ऑफिस ए को ही पेमेंट कर रहे हैं। क्यों करेंगे हम ऐसा? ऐसा कौन? तुम करोगे क्या रियल लाइफ में? कि मतलब उनको बोलेंगे कि तुम तुम्हारा लॉस कैश में लेके आओ और फिर वापस तुमको ही तुम्हारी कैश वापस देंगे? तो मैंने लगता बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ऐसा। ये पुराने जमाने की बात थी। सो ये 34,640 जाएगा। अच्छा बी का निकालो। 20,000 प्लस 6915 माइनस 6915 माइनस 2680, तो ये कितना आ रहा है? 17,320। जो 10,405 था उसकी जगह पे अभी 17,320। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 6915 है, जितनी कैश लेके आया ना वही वाला। अच्छा अब नेक्स्ट इसका 4610 है ना? अच्छा अब ये कैश कितनी लेके आएगा? ये वाला फिगर हो जाएगा 3,200। चेक कर लो। बट तुम 7810 और 3,200 का भी फर्क देख लो। इट इज हाउ मच? 4610। अबे हो नहीं। अब एक काम करूं, ये इधर मैं फिगर जो लिख चुका हूं पहले इनके, अब ये वाला फिगर चेंज हो जाएगा, ये वाला भी चेंज हो जाएगा और ये वाला भी चेंज हो जाएगा। सो क्या करेंगे हम? 3,200 लिख दूं क्या इधर? और इधर कितना लिख दूं? 34,640 ना, शायद 6040 640, और दूसरा कितना है? 17,320। तो बेटा अब जरा टैली कर देख लो क्या टैली हो रहा है क्या? जो एनसर्कल किए फिगर उसको मत लो। 18,400 प्लस 1,500 प्लस 3,4,640 प्लस 17,320 कितना आ जाएगा? 71,860। और बेटा जी 535 प्लस 44,700 प्लस 2680 प्लस 3,200 प्लस 9220 प्लस 6915 प्लस 4610 कितना आएगा? 71,860। तुम बोलोगे कि सर कौन सा आंसर राइट है? बोथ आर राइट। पहला वाला मोर लॉजिकल है, दूसरे वाले में मैं क्या सिखा रहा हूं आपको पागल के जैसे? उन्हीं लोगों से कैश मंगाओ डिसोल्यूशन के वक्त और इनको वापस दो। ऐसा कौन क्यों करेगा? समझ में आ रही बात? ध्यान में। मूडिल ने कौन सा अप्रोच फॉलो किया? ये वाला किया है, क्योंकि उन्होंने परफेक्ट गार्नर वर्सेस मरे फॉलो किया है। तो अगर कोई बच्चा मुझे बोलता है कि सर अगर मैं रियलाइजेशन लॉस कैश में लेके आ जाता हूं तो क्या मेरी गलती है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं है। बट मैंने क्या किया, मैंने आगे की भी प्रॉब्लम विजुअलाइज की है कुछ। आगे कौन सी प्रॉब्लम? कई बार रेम्यूनरेशन देना पड़ता है ऑन द अमाउंट विच इज गिवन टू द पार्टनर। ऐसा एक एडजस्टमेंट आई, प्रोवाइड 2% ऑफ द रेम्यूनरेशन एज रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। अब अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर एक ये अमाउंट हो सकती है और एक ये अमाउंट हो सकती है।
अब आईसीआई अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाती, आईसीआई उस केस में बराबर चेंज हो जाती है। आईसीआई उस केस में रियलाइजेशन लॉस को कैश में नहीं लेके आती है, आईसीआई बोलती है कि इस पर कमीशन दो, क्योंकि एक्चुअली यही अमाउंट दी हुई है, तब वो कमीशन इस पर नहीं कैलकुलेट करेगी और तुम फंस जाओगे। इसलिए मैंने शुरुआत से ही आपको ऐसे सिखाया कि रियलाइजेशन लॉस को कैश में मत लेके आओ। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैंने बोला 2% कमीशन निकालो, सो 2% कमीशन कोई अपना ही पैसा दे रहा है और वही रिटर्न मिल रहा है, उस पर कमीशन क्यों देगा? इसलिए फिर ऐसे बराबर इस पर करती है, इस पर इसको इग्नोर मारती है और इस पर कमीशन निकालती है। इसलिए मैंने शुरुआत से ही वो प्रॉब्लम्स आगे के मद्देनजर रखते हुए आपको एक ही तरीका सिखाया। तो इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। नथिंग इज सेड, फॉलो गार्नर वर्सेस मरे। आई यूज द वर्ड नथिंग इज सेड। इफ दे से कि ये रेशो में करो, ऐसा ऐसा करो, तो हम वो रेशो में करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि सर रियलाइजेशन लॉस कैश में लेके आना क्या? मैं बोल रहा हूं लेकर आए तो भी ठीक है और नहीं लेकर आए तो अति उत्तम, क्योंकि उस जमाने की बात थी, उस जमाने में उन्होंने कहा था, अब ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है। आई थिंक आई हैव मेड लॉट ऑफ सेंस टुडे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट देख लीजिए, उन्होंने 71,860 से सॉल्व किया, हाँ या नहीं? कैन वी नाउ गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ऑलराइट, सो नाउ वी आर शेड्यूल्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 4। तुमको आज एक नई चीज बताता हूं। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस का अजम्पशन लिखते बेटा, बट एक तुमको एक नई चीज बताता हूं, द पावर ऑफ ट्राइंग। तुम घर पर 3 और 4 ट्राई करके आए तो इतने सारे क्वेरीज आए, ट्राई नहीं करते तो क्वेरीज कहां से आते हैं? समझ में आ रहा है? तो कीप ट्राइंग। प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, हम ट्राई नहीं करते इसलिए सॉल्व नहीं होते। अभी हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व, दैट्स इट। सो राइट डाउन इसका एक assumption, it is assumed that nothing will be realized, it is assumed that nothing will be realized of prepaid expense, it is assumed that nothing will be realized of prepaid expense. Have you done so far? Okay, now you are all requested to come down to the question number 4th. Okay, either 4th. We are there on page number 15. So let's do question number 4th. Please read the question number 4th. और इस क्वेश्चन को लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4th को लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Messrs XYZ who are in partnership sharing profits and the losses in the ratio of 2:1 respectively had the following balance sheet as at 31st December 2012: fixed asset, stock, book debts, less provision, cash, advance to Y, capital XYZ, Z's loan, loan from Mrs. X और sundry trade creditor। मतलब इन शॉर्ट सभी का कुछ ना कुछ है। Y पार्टनर है, उसको एक एडवांस दे रखा है, तो फर्म की वो क्या है? असेट है। एंड द सेम टाइम मिसेस एक्स की पत्नी का लोन है और Z पार्टनर का भी लोन है। एग्रीड? तो ये आउटसाइड हुआ, ये आउटसाइड मतलब ये फर्म की लाइबिलिटी, ये फर्म के असेट कि हमने उसको पैसा दिया है, और ये Z's लोन इज नथिंग बट द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। The firm was dissolved on the date above due to the continued losses. After drawing up the balance sheet given above, it was discovered that goods amounting to 4,000 have been purchased in November 2012. Go and check the balance sheet date, beta. Go and check December 31, 2012. नवंबर 2012 में बाय किया है, जाहिर सी बात है बिफोर डिसोल्यूशन की एडजस्टमेंट है, and has been received but the purchase was not recorded in the books. If you remember my earlier discussion, I very clearly said that first get the correct balance sheet. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं, आंसर राइट ही आएंगे, बट इस केस में मैं आपको वो सिखाना चाहूंगा जो मॉड्यूल ने करना दिया है, जो मॉड्यूल ने किया है, तो मैं आपको वो करना सिखाऊंगा, क्योंकि एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ जो मॉड्यूल ने किया और अपना आंसर मैच हो रहा है। तो इस केस में मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक परचेसेस है जिसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो आपके पास जो बैलेंस शीट ऊपर की दी हुई है वो बैलेंस शीट फाइनल नहीं है, वो बैलेंस शीट गलत है, तो आपको पहले फाइनल बैलेंस शीट लेकर आनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड एसेट रियलाइज 20, स्टॉक 21, बुक डेट्स 2500। सिमिलरली द क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन एन एवरेज। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1080। X agreed to take over loan of Mrs. X and Y is insolvent. Please highlight the word Y is insolvent. And his estate is unable to contribute anything. Give accounts to close the books. Work according to the decision in Garner versus Murray. So इसको एक और चीज अंडरलाइन कर लिख दो
कि विल परफेक्टली फॉलो गार्नर वर्सेस मरे, मतलब रियलाइजेशन लॉस ऑल्सो विल ब्रिंग इन कैश, विल परफेक्टली फॉलो गार्नर वर्सेस मरे, जस्ट फॉर मॉड्यूल के साथ अपना टैली हो जाए, इसलिए बराबर तुमको भी अच्छा लगेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एग्जाम में अपने पास सबसे जो कम टाइम मतलब चीज है वो है समय। तो अपन क्या करेंगे, बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट इधर ही करेंगे। अनरिकॉर्डेड परचेसेस की अगर मुझे एंट्री करनी है, अनरिकॉर्डेड मतलब जो नवंबर 2012 में था बट रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो बचपन में क्या सुंदर टीचर ने एंट्री सिखाई थी, परचेसेस टू क्रेडिटर्स या कैश ऑब्लिक बैंक, बट कैश ऑब्लिक बैंक आएगा नहीं, क्योंकि बेटा कैश ऑब्लिक बैंक अगर कैश कम होती तो वो लिखते हैं ना, और अपने पास वैसे कैश है भी नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे, परचेसेस टू व्हाट, क्रेडिटर्स। कितनी अमाउंट है बेटा जी, 4000। अब मेरा नेक्स्ट प्रश्न है इस इंटेलिजेंट क्लास को, सुंदर टीचर ने क्या बनाया, बैलेंस शीट बन जाने के बाद अगर आपका लॉस रेक्टिफाई होता है, मतलब नेक्स्ट ईयर में तब रेक्टिफाई होता है, तो आप क्या करते हो, जो ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट को हिट करता है उसको पी एंड एल अकाउंट लिख देते हो क्या, हाँ या नहीं। सो क्या बेटा जी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री ऐसे आएगी क्या, पी एंड एल इन द ब्रैकेट परचेसेस या ट्रेडिंग टू व्हाट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, 4000 4000, ये एंट्री किसकी हो रही बेटा पहले बताओ, अनरिकॉर्डेड परचेसेस को रेक्टिफाई कर रहे हैं। मतलब अब मैं क्या करूंगा, इसका इफेक्ट दूंगा, तो क्या बेटा जी मैं लिख रहा हूं क्या, मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए 4000 से, सो ये कितने आ गए 29000, और इधर आ जाएगा नेगेटिव प्रॉफिट दैट इज लॉस, पी एंड एल अकाउंट 4000। डी ऑल अप्रिशिएट। सो आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी 94। मॉड्यूल ने ये सब कार्यक्रम नहीं किया, मॉड्यूल बस कर देती है ऐसे ही। मॉड्यूल ने ये 4000 का लॉस कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। अब पता तो चले कैपिटल में क्यों डाला, कैपिटल में इसलिए डाला है क्योंकि जो लॉस है, मैंने भी सिखाया, रिजर्व्स एंड सरप्लस कहां जाते हैं, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। इज दैट ओके? सभी बच्चों के दिमाग में क्लियर हुआ? मैं वापस से बता दूं, क्लास में इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है, बट क्योंकि क्लास में आते ही मुझे बच्चों ने बताया कि सर हम ट्राई करके आए क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल के आंसर के हिसाब से अपना प्रॉफिट या लॉस या ये चीजें मैच नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही मुझे समझाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 अपनी फाइनल थी कि जो डिसोल्यूशन के एडजस्टमेंट नहीं है, जो फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट है, पहले हमको वो करनी पड़ेगी। तो हमारी करेक्ट बैलेंस शीट लेकर अगर हमें आना है तो क्रेडिटर्स को बढ़ाना पड़ेगा और परचेस को भी बढ़ाना पड़ेगा। बट परचेस कहां पे हिट करता है, पी एंड एल अकाउंट, और अभी यहां पर तो कोई रिजर्व एंड सरप्लस दिख नहीं रहा जिसमें मैं एडजस्ट कर सकता हूं। देखो कोई रिजर्व है क्या लायबिलिटी साइड में, नहीं है। सो मैं डायरेक्टली कहां पे हिट कराऊंगा इसको, बैलेंस शीट एसेट साइड में, पी एंड एल अकाउंट इन द ब्रैकेट लॉस कितना आ गया 4000। अब मैं बैलेंस शीट को एम्प्टी करूंगा, कौन सी वाली बैलेंस शीट, ये वाली। Have you all understood? So let's begin the story. So what will I write down? Realization account. Create the account beta, realization account. Date. क्या हुआ? नहीं, वो वहां कुछ गड़बड़ नहीं थी, मैं प्रूव करता हूं। सिर्फ तुम्हारा लॉस अलग आएगा, दैट्स इट, और बाकी सब कुछ मैच हो जाएगा, तुम देख लेना खुद ही। रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन पार्टनर है, बिल्कुल सही गुड़िया, XYZ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद में नेक्स्ट कौन सा आएगा बेटा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट। हो गया? और एक अकाउंट बना लेते बेटा, जेड्स लोन अकाउंट, जस्ट फॉर द सेक, जेड्स लोन अकाउंट। बेटा प्लीज रफ में बनाओ, जल्दी करो, टाइम नहीं है। शैल वी स्टार्ट? ओके, फर्स्ट वन, एम्प्टी द बैलेंस शीट। तो बेटा एम्प्टी द बैलेंस शीट में हम क्या क्या लिखेंगे, 2 फिक्स्ड एसेट,
ये है 40,000 बेटा, टू स्टॉक 25,000, फिर टू बुक डेट्स 25,000, बाय प्रोविजन 5,000, और इधर के ट्रांसफर कर देते बाय लोन फ्रॉम मिसेस एक्स 10,000 ना बेटा, और बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक सेकेंड पूरी क्लास ध्यान से गौरबोर मत कर देना, सन्ड्री क्रेडिटर्स गौरबोर मत कर देना, कितना लिखोगे, इट विल बी 25,000 प्लस 4,000 एंड इट शैल बी टर्न आउट टू हाउ मच, 29,000। क्योंकि मैंने बैलेंस शीट रीड्राफ्ट कर दी और आपको ये नोट लिखना पड़ेगा दैट द क्रेडिटर्स आर रिकॉर्डेड, एग्रीड, क्रेडिटर्स आर रिकॉर्डेड टू द ट्यून ऑफ 4,000, डन। तो इधर 29,000 एम्प्टी हुआ। अब बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें x कितना है 29,200, y कितना है 10,800 और z मेरे बच्चों 10,000। एक बात का ध्यान रहे आपको कि जो एडवांस टू y है वो भी आप यहीं पर खाली करोगे, y बिकॉज y इज इंसॉल्वेंट और उससे कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, तुम अलग अकाउंट बनाकर भी कुछ नहीं कर सकते। अलग अकाउंट बना दिया, मान लो एडवांस टू y, क्या कर लोगे फिर, पैसा तो कोई रिकवर हो नहीं रहा है उससे, क्योंकि नथिंग इज रिकॉर्ड। तो हम क्या करेंगे, y अकाउंट को ही डाल देंगे। सो बेटा जी क्या है, एडवांस टू y, ये एसेट है तो हम उसको यहां पर डेबिट कर देंगे और क्या लिखेंगे, टू एडवांस टू y, कितना आएगा बेटा जी, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, 4,000। इफ यू आर ऑल डन सो फार, एक और अकाउंट रहा है कैश और जेड्स लोन। सो कैश में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000, और बेटा जी जेड्स लोन में कितना लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आई होप ये आप यहां तक आ गए हो, आई होप कैमरा हिल गया, देख, आई होप कैमरा हिल गया, आई होप आप यहां तक आ गए हो, डन। नाउ लेट्स गो ऑन एंड मूव फॉरवर्ड। बेटा क्या क्या बोला है, कौन सी एसेट रियलाइज हो गई आपकी, वो अनरिकॉर्डेड परचेसेस तो हमने कर लिया, एक और आइटम रह गया भाई, ऐसे क्या कर रहे हो, P&L अकाउंट है ना। सो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टू P&L अकाउंट, तो इधर क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड परचेसेस लिखेंगे क्या बेटा, अनरिकॉर्डेड परचेसेस ये बैलेंस शीट में आ गया था असेट साइड में, कौन से रेशियो में डालोगे, 2:2:1। बेटा बताओ कितना आएगा, 1600 800। नाउ कैन वी गो अहेड, चलो अभी क्या करना है, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, फिक्स्ड असेट, स्टॉक, बुक डेट्स। बेटा फिक्स्ड असेट कितना वसूल करेंगे, 20,000, स्टॉक कितना वसूल करेंगे बेटा जी 21,000, और डेटर्स कितना वसूल करेंगे 20,500, 61,500 आई बिलीव। टू कैश ऑब्लिक बैंक, बेटा ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, हाँ नहीं तो प्रोविजन मानेंगे, तो इसको कुछ पेमेंट नहीं करना। टू कैश ऑब्लिक बैंक, बेटा जी सन्ड्री क्रेडिटर से एक है, सो ये 29,000 इंटू और माइनस 2%, कितना आएगा बेटा 28,420, और मेरे हिसाब से कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंस भी है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है बेटा 1080, आउटर कॉलम 29,500। डू यू ऑल अप्रिशिएट। और बेटा जी जो लोन फ्रॉम मिसेस एक्स है वो कौन ले गया, एक्स, तो एक्स कैपिटल 10,000। मेरे हिसाब से
ये दिख रहा है क्या? इसका सेटलमेंट हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, और इसका सेटलमेंट करते ही नहीं हम, तो इसकी पोस्टिंग कर देंगे बेटा जी अभी. सो विल डू द पोस्टिंग इन कैश बैंक अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट एंड दैट्स इट. कैश बैंक अकाउंट में आ जाओ और एक्स कैपिटल में. एक्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? मिसेस, अच्छा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट. बाय रियलाइजेशन अकाउंट मिसेस एक्स लोन. कितना है बेटा जी वो? 10,000 ना. ओके. कैश बैंक अकाउंट में आ जाओ बेटा जी, टू रियलाइजेशन अकाउंट. मेरे हिसाब से तुमने 61,600 कुछ बोला ना? 61,500. ओके. और बाय रियलाइजेशन अकाउंट 21,500. ओके, 29,500. बेटा मेरे हिसाब से सारी एसेट और लाइबिलिटी सेटल हो गई. अब जेड्स लोन है, उसका भी पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि पहले आउटसाइड लाइबिलिटी हो गई पेमेंट, उसके बाद में किसका पेमेंट करते हैं हम? पार्टनर्स लोन. तो एक काम करते, टू क्या लिखेंगे? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. एंड द फिगर वुड बी हाउ मच? 5,000. डज दैट टैली? सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? ओ कैश बाय जेड्स लोन अकाउंट. कितना लिख देंगे? 5,000. अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि तुम्हारे रियलाइजेशन में और कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या? नहीं. सो इसको एक काम करो, इसका लॉस निकालकर कैलकुलेट कर रेडी रख लो. 24,000 का लॉस आ रहा है क्या? सो कैन आई नॉट से बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड. बेटा पीएसआर क्या है? 2:2:1. सो बेटा जी कितना आएगा? 24,000 इंटू 2/5. कितना आ रहा है बेटा? 9,600, 9,600 और 4,800. एब्सोल्युटली स्टनिंग. ये कहां पे डालेंगे? डेबिट में डालू क्या? टू रियलाइजेशन अकाउंट. कितना लिखूं? 9,600, 9,600 और कितना है? 4,800. ठीक है. अब अगर तुम देखोगे ये रियलाइजेशन लॉस है. अब अगर मुझे परफेक्ट गार्नर वर्सेस मरे फॉलो करना है, जैसे मॉड्यूल ने किया, तो हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट पार्टनर विल ब्रिंग द रियलाइजेशन लॉस इन व्हाट? कैश. तो बेटा कौन कौन सॉल्वेंट है? एक्स सॉल्वेंट है क्या? ओ अरे यार, एक्स सॉल्वेंट है क्या? वाई सॉल्वेंट नहीं है, जेड सॉल्वेंट है. सो बेटा जी हम क्या लिखेंगे? बाय कैश. है नहीं? अच्छा, वाई कुछ कैश लेके आया क्या? नहीं. सो बेटा जी हम कैश लेके आ गए. ओ तेरी क्यों हो रहे भाई? अरे बिल्ला ने बहुत तंग कर रखा है, क्या बताऊं तुमको. बाय कैश. आ जाए यार, ऐसा ना को कर. बता तू कैसे प्यार से करता है ना, लाइक होपलेस जाए, प्यार से बोले होपलेस. हाँ रुक जा. हाँ ये 9,600 आया और ये 4,800 आया. डन. अब इधर हम लिखेंगे कैश बैंक में टू, क्या क्या नाम मेरे पार्टनर के? एक्स कैपिटल. कितना आएगा बेटा? 9,600 और टू जेड्स कैपिटल. कितना आ रहा है गुड़िया? 4,800. वेरी गुड. ये झंपुड़े मुझे एक बात बताइए, रियलाइजेशन लॉस इज ब्रॉट इन कैश. डन डन डन. अब क्या करना है अपने को? इनसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी निकालनी है. इट इज 14,800, नो 10,800 माइनस 4,000. ओ सॉरी, 10,800 माइनस 4,000 माइनस 1,600 माइनस 9,600. डेफिशिएंसी मेरे हिसाब से 4,400 है.
और x और z उसको बियर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 29,200, 10,000 और भी कुछ आएगा, और भी कुछ आएगा। ये तो कैपिटल है या नहीं? बट ये लॉस भी तो एडजस्ट होगा। मैंने आपको क्या बोला, डिसोल्यूशन को छोड़कर सारी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। मुझे बताओ अनरिकॉर्डेड परचेसेस कौन से साल का है? उस मतलब डिसोल्यूशन की एडजस्टमेंट नहीं है ना। मैंने बोला कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते वक्त आप सारी एडजस्टमेंट करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हाँ नहीं, ड्रॉइंग्स के एडजस्टमेंट, बट डिसोल्यूशन के एडजस्टमेंट को छोड़कर। सो हम क्या लिखेंगे, लिखो इधर एक नोट लिखो, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट, डेफिशिएंसी ऑफ मिस्टर वाई, ये तुमने 4,400 निकाला। फिर हम क्या लिखेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ वाई विल बी बोर्न बाय एक्स एंड जेड इन कैपिटल रेशियो। तो जाहिर सी बात है हमें कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। सो कैपिटल रेशियो निकालते वक्त मैंने आपको क्लियरली बताया था, यू हैव टू टेक कैपिटल, यू हैव टू मेक द एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, यू हैव टू मेक द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज द केस में भी। मतलब डिसोल्यूशन को छोड़कर, डिसोल्यूशन में कौन सा एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन लॉस, ये डिसोल्यूशन की एडजस्टमेंट। डिसोल्यूशन को छोड़ो, बाकी सारे एडजस्टमेंट करोगे। सो हम क्या लिखेंगे, एक्स और जेड। अब मुझे बताओ कैपिटल का बैलेंस कितना है बेटा, 29,200, और बेटा जेड का कितना है, 10,000 है पूरा। ओके, लेस हम क्या लिखेंगे, पी एंड एल अकाउंट लॉस, दिस इज फॉर अनरिकॉर्डेड परचेसेस, बराबर है। कितना आएगा बेटा जी, 1600 और 800। आर यू श्योर अबाउट इट? सो बेटा जी इसको हम माइनस करेंगे अभी, 29,200 डिवाइड बाय 1,600, कितना आ रहा है, नहीं रे बाबा, 29,200 माइनस 1,600 डिवाइड कर रहा है 27,600 और ये 9,200। इज दैट ओके? सो फिर अभी लिखू क्या, देयरफॉर डेफिशिएंसी विल बी बोर्न एज फॉलोज। कौन कौन है बेटा, एक्स, जेड, 2y। डेफिशिएंसी आपने मुझे बताई 4,400 इंटू 27,600 डिवाइड बाय 36,800। क्या समझ आता है क्या, इंटू 9,200 डिवाइड बाय 36,800, कितना आएगा बेटा जी, 3,300, 1,100 और 4,400। डू यू ऑल अप्रिशिएट? अभी डेफिशिएंसी बोन करा दूं उनसे, शैल आई स्टार्ट? सो ये डेफिशिएंसी रहेगी इस तरीके से, क्या करेंगे, बाय एक्स कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल एंड 2y's कैपिटल। बेटा एक्स का कितना था, 3,300 और इसका आएगा 1,100, तो इधर आएगा 3,300 और 1,100। क्या आपको समझ में आ रही क्या कॉन्ट्रा एंट्री? चलो अभी सेटलमेंट वैल्यू निकालो। y तो सेटल्ड ही है, y तो टैलीड ही है, x का निकालो। $34,300 है क्या, टू कैश 34,300 और ये 8,100 आ रहा है क्या इसका? सो दिस टैलीज, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। अब कैश बैंक में डालकर चेक करते हैं कि ये टैली होता है कि नहीं होता है। सो बाय एक्स कैपिटल and by
Z's capital, X capital आएगा 34,300 and 8,100. Does that tally? Please check. You mean 76,900, beta? Now this answer I believe should tally perfectly with the module. एक नोट लिखो बेटा, एक नोट लिखो. Focus on the hidden adjustment of unrecorded purchases. Focus on hidden adjustment of unrecorded purchases. ठीक है. Now write down the next important point. Okay. Alternate solution can be done. Alternate solution can be done. However, student should note that the above answer is perfectly as per. The above answer is perfectly as per. As per what? मॉड्यूल. और अगर मॉड्यूल के हिसाब से आप कर सकते हो तो कर लो ना, मॉड्यूल ने भी गलत नहीं किया. सो हिडन एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड परचेसेस की थी, जिसमें वो पहले ही हो चुका था पूरा डिसोल्यूशन के पहले, तो उसका इंपैक्ट दिया, बैलेंस शीट बनाई और बैलेंस शीट को फिर खाली किया. बस इतना ध्यान रखा. हैप्पी? यस. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ. The following was the balance sheet as on 31st March 2008 of Messrs. Ideal Works, in which A, B and C were partners sharing profits and the losses in the ratio of 6:3:5. A capital, C is capital, A is current account, C is current account, और उस तरफ B is current account है. Sundry creditors लोन है, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, कैश एट बैंक वगैरह वगैरह. इसमें एक खास बात है कि जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों होते हैं, तब मैंने कैपिटल अकाउंट रेशियो कैसे निकालना सिखाया. ओनली टेक फिक्स कैपिटल. ओनली टेक फिक्स कैपिटल. ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, इसलिए सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ी रिलेटेड टू रिजर्व ऑल्सो. बट अगर मान लो इधर भी रिजर्व होता तो रिजर्व की एडजस्टमेंट होगी क्या? नहीं. डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? ओके. It was decided to dissolve the partnership firm as on the date of balance sheet. The assets of the firm realized as follows: land and building, furniture, stock and trade, debtors. The expenses of realization amounted to 2,000. The sundry creditors agreed to receive 75 paise in a rupee in full satisfaction of their claim. Loan on mortgage was paid. It was ascertained that B had become insolvent. B's estate had contributed only 50 paise in what? Rupee. Write up realization account, bank account, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स फॉलोइंग द रूल गिवन इन गार्नर वर्सेस मरे. अच्छा, अब गार्नर वर्सेस मरे है तो मॉड्यूल को फॉलो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है. क्या करोगे? रियलाइजेशन लॉस को तुम क्या करोगे? यू विल ब्रिंग इट इन कैश. हाँ या ना? अब मेरा आपको चैलेंज है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है इन नेक्स्ट 12 to 13 मिनट्स. तो मैं टारगेट दे रहा हूं आपको, 12 से 13 मिनट में मुझे क्वेश्चन सॉल्व चाहिए. यह क्लॉक. और उसके पहले तुम्हें थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए, मैं आ जाता हूं और फाइंड करते हैं All right, your time starts now.
ओके तो फर्स्ट टैली आ गया है, तेरा भी हो गया, वेरी गुड। बाकी बच्चों करो, काफी अच्छी स्पीड है, 10 मिनट में कर देना मतलब काफी अच्छी स्पीड है, वेरी गुड स्पीड। देना बेटा बुक, फिर क्यों डरते हैं, बुक दो। बम चला। सो ये गुंडप्पा ने सॉल्व किया, वो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर कहां से शुरू हो रहा है बेटा तेरा, यहीं से क्या? ओके सो क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा चल रहा है? 6, ठीक है। अच्छा इन बच्चों को करना है ना, ठीक है, स्टॉप कर रहा हूं। वो टेली गुड़िया, ए झंपिया जल्दी करना, हो गया तेरा भी? ओके ऑलराइट, सो लेट्स गो ऑन एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन। आई बिलीव वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर व्हाट 6। सो पहले रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में 10,000 डाला होगा। रियलाइजेशन के डेबिट में टू लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, टू फर्नीचर 5,000, टू स्टॉक इन ट्रेड 23,100, टू सन्ड्री डेटर्स 30,000, टू कैश एट बैंक कहां जाएगा? कैश एट बैंक के डेबिट साइड में 2,500। 20 करंट अकाउंट आपने डाला होगा बी के डेबिट साइड में, 20 करंट अकाउंट। नाउ एज कैपिटल ए अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सीज कैपिटल सी अकाउंट के क्रेडिट साइड में। करंट अकाउंट आपने ए अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा होगा बाय करंट अकाउंट, और सी के क्रेडिट साइड में आपने लिखा होगा बाय सीज करंट अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड एंड 4,000 रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड ओनली। एग्रीड? गोइंग अहेड, लैंड एंड बिल्डिंग से आपको मिले 6,000 रुपए, तो आपने कहां पर लिखा होगा बेटा जी? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय कैश ऑब्लिक बैंक। लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखा? 6,000। फर्नीचर 2,000, स्टॉक इन ट्रेड 15,000 और डेटर्स 20,000। बेटा क्या सारी एसेट रियलाइज हो गई? हाँ, और आउटर कॉलम में गुड़िया बता रही 43,000 गया है, हाँ नहीं? तो कैश के डेबिट साइड में 43,000 गया होगा। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 2,000। सो रियलाइजेशन के डेबिट साइड देखो, टू रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000, टू क्रेडिटर्स 75% लिया ना, सो 22,500 कैसे लिया? 30,000 इंटू 75%, 22,500। और लोन ऑन मॉर्गेज फुल्ली पेड, तो लोन कितना है बेटा? 4,000, सो आपने 4,000 लिखा। सो टोटल हुई उसकी कैश के 28,500, कैश अकाउंट के क्रेडिट में 28,500 लिखा। ओके ऑलराइट, सो आई थिंक वी हैव डन सो फार। फिर बेटा जी बी कंट्रीब्यूटेड ओनली 50 पैसे, तो उसके पहले हमको क्या निकालना पड़ा? रियलाइजेशन, प्रॉफिट या लॉस। तो इस छोरी के हिसाब से 19,600 का लॉस आया, और ये लॉस आपको बांटना था इन द रेशियो ऑफ 6:3:5। सो ए का आया 8,400, बी का आया 4,200 और सी का आया 7,000। ये लॉस में से आपने कहां किया? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, और उसमें एक पुट्टा इंसॉल्वेंट हुआ, वो है बी। सो बेटा जी बी कितने रुपए लेके आ पाया इस गुड़िया के हिसाब से? बाय कैश 4,550, और इसका फिगर वर्किंग बताता हूं। डेबिट में 4,900 है और 4,200, ऐसे दो डेबिट गए। सो 4,900 प्लस 4,200 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 4,550 कैश आई। जो बची हुई 4,550 की डेफिशिएंसी है, इट विल बी बोर्न बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 5:3। सो 4,550 डिवाइड बाय 8 इंटू 5, 2844 और 1706। तो आपने लिखा होगा बी के क्रेडिट साइड में बाय एज कैपिटल और बाय सीज कैपिटल। बाय एज कैपिटल 2844 एंड बाय सीज कैपिटल इट वुड बी 1706, और डेबिट साइड में लिखा तुमने टू बीज कैपिटल, ए के कॉलम में 2844 और सी के कॉलम में 1706। अब लास्ट में आपको इसको क्लोज करना है, तो क्लोज करने में सेटलमेंट हुआ बेटा जी टू बैंक ए विल बी एक रियलाइजेशन लॉस भी कैश में लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने परफेक्ट गार्नर वर्सेस मरे फॉलो करना है, ऐसा बोला है। सो बाय कैश ऑब्लिक बैंक, ए के कॉलम में 8,400 रियलाइजेशन लॉस ब्रॉट इन कैश, और सी का कितना लिखा? 7,000। सो बेटा जी आपका टोटल टू बैंक आएगा 23,156 किसका? ए का, और सी का आएगा 13,794।
Do you all appreciate? And with this, it tallies, bank tallies with 65,450. ठीक है, ये लो. Now write down the heading. When the whole firm is insolvent. When the whole firm is insolvent. When whole firm is insolvent. जब पूरी फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती. बेटा मैं आपसे एक बात बोलूं क्या? अभी तक हमने कोई चिंता की क्या कैश है क्या नहीं है? नहीं, बिंदास धड़ाधड़ पेमेंट किया, क्योंकि हमें पता कम भी पड़ी, डेफिशिएंसी भी, तो दूसरा लेके आ जाएगा. बट जब पूरी फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो अब एक टेंशन है कि पैसा कहां से आएगा. इसीलिए यहां पर डिफरेंस क्या है? ओपन रियलाइजेशन अकाउंट, पहले सुन लो, ओपन रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर ओनली assets. I use the word only assets. Open separate account for each liability. क्योंकि अभी हमें पता नहीं कौन सी लाइबिलिटी को कितना पेमेंट मिलेगा, तो हमको इनको पेमेंट करना पड़ेगा पारी पशु. सो हैव टू ओपन अप अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच लाइबिलिटी. असेट सारी कहां ट्रांसफर कर देंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट में. बट लाइबिलिटी अकाउंट का हम अलग अलग अकाउंट ओपन करेंगे. फिर स्टेप नंबर 2, रियलाइज ऑल असेट्स एंड रिसीव पॉसिबल कैश फ्रॉम इंसॉल्वेंट पार्टनर. मतलब अब क्या करोगे आपने? पहले तो क्या कर दिया, रियलाइजेशन में सिर्फ असेट अकाउंट डाली, लाइबिलिटी का सेपरेट अकाउंट ओपन कर दिया. अब असेट को रियलाइज करो, बेचो, तो कैश आएगी. और कहां से कैश आ सकती है? जहां कहीं से भी पॉसिबल है कैश लेके आ जाओ, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम कैश की है, क्योंकि यहां पर फर्म इंसॉल्वेंट है, पैसा नहीं है, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं होगा. तो कौन सी लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं होगा ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे? सारे के सारी कैश जहां से भी आ सकते हो लेके आ जाएंगे. पहले और इस प्रॉब्लम में फर्क क्या? फर्क कितना है? वहां पर लाइबिलिटी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती थी और हम असेट को रियलाइज करते और बिना सोचे समझे लाइबिलिटी का पेमेंट करने लग जाते. बट अभी यहां पर लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं कर सकते. पहले आपको जितना भी जुगाड़ है, जितना भी कैश अवेलेबल है, वो इकट्ठा करो. अब इसके बाद में आप क्या करोगे? थर्ड स्टेप, मेक पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, इन द ब्रैकेट में लिखूंगा प्रोपोर्शनेटली. लाइबिलिटीज का पेमेंट करो प्रोपोर्शनेटली. और फिर फोर्थ स्टेप, बैलेंस इज ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट. और यहां पर डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होता है, ना कि कैश अकाउंट टैली होता है. एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू व्हाट? डेफिशिएंसी अकाउंट. मतलब कौन सी लाइबिलिटी को कितना पेमेंट नहीं मिला ये हम लिखेंगे. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो बताओ क्या क्या करोगे? पहले रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करोगे. रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ क्या ट्रांसफर करेंगे? असेट्स. लाइबिलिटीज के हर एक के अलग अलग अकाउंट ओपन करोगे. जहां जहां से पॉसिबल है कैश मंगा लोगे, राइट? फिर सारी कैश आ जाएगी. फिर उस कैश को बांटना शुरू करोगे लाइबिलिटीज को प्रोपोर्शनेटली. और फिर अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं हुआ तो डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे. और डेफिशिएंसी अकाउंट आपका टैली होना चाहिए. और डेफिशिएंसी अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? दैट आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अकाउंट ओनली. मैं अकाउंट में उसका मीनिंग बनाने के बाद में बताऊंगा कि क्या है डेफिशिएंसी अकाउंट का. इज दैट ओके? जैसे अभी कैश अकाउंट टैली हो रहा था तो तुमको क्या समझ में आ रहा था कि सर क्या जितनी कैश आई उतनी कैसे कैसे पेमेंट की और कैश अकाउंट टैली हो गया. एग्रीड? अब डेफिशिएंसी टैली होगा, इसका मतलब क्या है? आई विल प्रिपेयर अ डेफिशिएंसी अकाउंट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. इज दैट ओके? सो यू आर ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कम अलॉन्ग विद. एक क्वेश्चन तुमने करना है, एक मैंने करना है. तो मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 मैं कर लेता हूं, थोड़ा डिफिकल्ट है. क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क लीजिए. 5 आप होमवर्क मतलब क्या? ट्राई. कल मैं वापस सॉल्व कर दूंगा. जिनको इसका फोटो निकालना है निकाल लो. व्हेन द फर्म इज इंसॉल्वेंट, फोटो निकालना है निकाल लो, क्योंकि मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, तुम
जबरदस्ती से आधा घंटा ले लोगे इतना सा लिखने के लिए, नलायक हो नलायक। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 मैं बोल रहा हूं आपको ट्राई, और क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम ट्राई कर रहे हैं इधर। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन 7। ठीक है, सो आर यू ऑल रेडी? चल गुंडप्पा, देख क्या बोल रहे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2008 ऑफ अ फर्म हैविंग 3 पार्टनर्स अल्फा, बीटा एंड गामा शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इक्वली, you have got sundry creditors, loan secured by furniture, highlight the word secured by furniture। इसके पहले एक बार भी मैंने इस वर्ड को हाईलाइट नहीं कराया। इनफैक्ट आप ऐसा क्या करते हो, क्वेश्चन नंबर अभी जो आपने ट्राई किया 6 उसमें भी मॉर्गेज लोन था, बट मैंने चिंता नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि सभी लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा, उसका अलग अकाउंट ओपन कर अभी कोई खास चीज नहीं कर लेंगे हम। बट यहां पर पंगा है, यहां पर जब पूरी फर्म इंसॉल्वेंट है तो फर्नीचर का जो पैसा आएगा वो पहले लोन को दिया जाएगा, क्योंकि लोन के पास फर्नीचर की सिक्योरिटी है। सो विल फर्स्ट मेक द पेमेंट टू व्हाट? लोन। लेट्स गो ऑन। आगे क्या लिखा है? द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द ऑल द पार्टनर्स, द स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 9,900 व्हाइल फर्नीचर फेच्ड 5,000, 4,100 were recovered from debtors, realization expense total to 220, nothing could be recovered from beta and gamma, so sorry, but 600 could be collected from alpha's private estate, close the books of the firm। मैंने आपको क्या सिखाया? रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, सिर्फ असेट ट्रांसफर करो, लाइबिलिटीज का सेपरेट अकाउंट बनाओ, बाकी के अकाउंट जैसे आप बना रहे थे वैसे ही, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। सो आप रेडी हो? पहले अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट को खाली करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम ट्राई सॉल्व कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ फर्म अकाउंट का नाम होगा बेटा जी रियलाइजेशन अकाउंट। You will create what? Realization account. Say yes. रियलाइजेशन अकाउंट के बाद में नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनाओगे आप? यू मीन पार्टनर्स कैपिटल? नहीं, रियलाइजेशन के बाद में एक काम करते हैं, लाइबिलिटीज अकाउंट बना देते। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद में कौन सा अकाउंट बनाएंगे? लोन सेक्योर्ड बाय फर्नीचर, उसके बाद में आप अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, डन। और बेटा और एक लास्ट अकाउंट कौन सा बनाएंगे? कैश अकाउंट, और ये छोरी जोरदार बोली डेफिशिएंसी अकाउंट। अगर आप आज्ञा दो तो आगे बढ़े। टू क्या लिखेंगे? स्टॉक 15,630
टू डेटर्स 4720, टू फर्नीचर 9530, बाय क्रेडिटर्स। ओ जो मैंने बोला मैंने ही फॉलो नहीं किया, आदत हो गई ना। ओके, यहां के बाद में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, और बेटा जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000, 6,000, 1,000। कितना प्यारा बच्चा है मेरा। और उसके बाद में आपका लॉस है टू पी एंड एल अकाउंट, और इक्वली है ना बेटा 12,000, तो 4,000 आएगा मेरे हिसाब से। 4,000, 4,000 एंड 4,000। हैप्पी? हैव यू डन सो फार? ओके, नाउ लेट्स रीड फर्दर। एक कैश अकाउंट का बैलेंस बाकी रह गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,120। मैं पूरी क्लास को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक साइलेंटली पॉज लेकर समझ ले कि तुमने क्या किया है। लाइबिलिटीज का अकाउंट अलग ओपन किया। अब तुम्हारा क्वेश्चन यह आ सकता है क्यों, तो मुझे एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करने दो, तुम खुद ही बोल दोगे कि हाँ सर सही किया है मैंने। सो लाइबिलिटी का अलग अकाउंट ओपन किया और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है। फिर मैंने सेकंड स्टेप लिखे आपको कि सारी एसेट को रियलाइज कर लो, जहां जहां से कैश का जुगाड़ हो सकता है वो कर लो। तो एसेट को रियलाइज करते वक्त मुझे यहां पर लिखना होगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बेटा क्या मुझे सभी की वैल्यू दी है क्या? स्टॉक की, स्टॉक की वैल्यू मेरे हिसाब से दी है 9,900। फिर फर्नीचर की भी वैल्यू दी है, फर्नीचर की वैल्यू दी है बेटा जी मुझे कितना? 5,000। अब ये वाली जो वैल्यू है कैश की, इससे हम तुरंत किसका पेमेंट करेंगे? लोन का, कि फर्नीचर का आया हुआ पैसा लोन को ही जाएगा, बट वो रियलाइज तो करना पड़ेगा ना। सो अभी हमने रियलाइज किया। और डेटर्स का कितना लिखा बेटा? डेटर्स 4,100। तो बेटा आउटर कॉलम कितना है? 19,000। बेटा क्वेश्चन पूछो आपसे, इस 19,000 में से 5,000 का हक किसका है? लोन का। डन डन डन। सो बेटा जी आ जाइए, और हम क्या करेंगे, कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लिखा बेटा? 19,000। बेटा इसके पहले मैंने एक बार भी ऐसा नहीं किया कि 19,000 आया और सिक्योरिटी जिसकी है उसको पेमेंट किया, नहीं। बट यहां पर पूरी फर्म इंसॉल्वेंट है, तो जिसकी सिक्योरिटी थी पहले उसको पेमेंट करेंगे, और कितनी अमाउंट तक, जितना सिक्योरिटी रियलाइज हुआ है। सिक्योरिटी कितना रियलाइज हुआ है? 5,000। तो पहले मैंने उस असेट को बेचा, मेरे को पैसा आया 19,000। 19,000 में 5,000 फर्नीचर को बिलोंग करता है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा? बाय, कौन सा लोन है बेटा जी? पेमेंट कर रहे हैं, बाय लोन, ठीक है। इन द ब्रैकेट लिखूंगा अप टू द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। इसकी प्रायोरिटी पहले थी इसलिए लिख दिया। मैंने खुद ने बोला आपको कि प्रायोरिटी में पेमेंट प्रोपोर्शनेटली पेमेंट करना, बट इस केस में प्रोपोर्शन में पेमेंट नहीं करना है, आपको पेमेंट पहले करना पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर का सारा पैसा लोन को जाएगा। एग्रीड? तो बेटा अभी लोन के कौन से साइड में लिखूं? लोन के डेबिट साइड में क्या लिखूं? टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कैन यू प्लीज गिव मी द फिगर? You are again amazing. 5,000. With this intelligent class is expected to answer my next question. बेटा मैंने क्या कहा था कि जहां जहां से पैसे आ सकते मंगा लो। और पैसे कहां से आ रहे? एक पार्टनर लेके आ रहा है, क्या नाम है उसका? अल्फाज कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा बेटा जी? 600 बोल रही है। इससे ज्यादा और कैश नहीं आ सकती। 600 रुपए कैश आ गई। तो बेटा 600 का सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल बाय कैश अकाउंट। कैन आई नॉट से 600? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्लास से, पेमेंट करना है, लोन का आधा पेमेंट हो गया है,
कोई ऐसा पेमेंट है क्या जो नया आया है, जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, आया क्या कुछ? लीगल एक्सपेंसेस. बिफोर आई मेक एनी अदर पेमेंट आई हैव टू फर्स्ट मेक द रियलाइजेशन एक्सपेंस. यस और नो? अरे हाँ नहीं. तो बेटा जी आ जाओ और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश. सही है ना? रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना आएगा? 220. इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 220 बेटा. ओके, नाउ पेन डाउन फॉर सम टाइम. 1-2 मिनट के लिए पेन नीचे. अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा. अगर तुम लाइबिलिटी देखोगे तो सन्ड्री क्रेडिटर 20,000 से बाकी है, राइट? और लोन हमारा बाकी है 5,000 से. लाइबिलिटी कितने से बाकी है? 5,000 से. कैसे? 10,000 माइनस 5,000. सो ये लाइबिलिटी बाकी है ना बेटा. तुम्हारे 25,000 की तो आउटसाइडर लाइबिलिटी है, कैपिटल की तो बात ही नहीं कर रहा मैं. बट बेटा तुम्हारे पास कैश कितनी है? कैश में कुछ झोल लग रहा है. कितनी कैश है? 3120 प्लस 19,000 प्लस 600 माइनस 5,000 माइनस 220 और तुमने बिल्कुल बताया 17,500. तो मुझे बताओ कैश सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट है? तो अब यहां से लाइबिलिटी का पेमेंट होगा प्रोपोर्शनेटली. मैंने क्या बोला था? इतना प्यार से बोला कि पहले सारा पैसा मंगा लो. हमने मंगाया बट उसमें एक का सिक्योरिटी का पैसा था तो उसको देना पड़ा. रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट मारा. जो कैश बची है उस कैश से अभी हम किसका पेमेंट करेंगे? लाइबिलिटीज का. जब पूरी फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो लाइबिलिटीज का पूरा पेमेंट नहीं हो पाता. सो बेटा जी हम क्या करेंगे? बाय क्या लिखेंगे? बाय कौन से लाइबिलिटी? क्रेडिटर्स और बाय लोन. अब क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करूंगा पूरी क्लास देखना. मेरे पास कैश अवेलेबल है 17,500 इनटू क्रेडिटर्स के अमाउंट है 20,000 डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटी है 25,000. यह समझ में आ रहा है कि मैं प्रोपोर्शनेटली बांट रहा हूं? अबे हो नहीं. और लोन को कैसे बांटेंगे? 17,500 इनटू 5,000 डिवाइड बाय 25,000. 14,000 and that's lovely. मैं इस पूरी नौजवान क्लास को पूछना चाहता हूं, इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में और लोन के भी डेबिट साइड में. सो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में 2 क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट कितना आएगा बेटा? 14,000 और लोन के डेबिट साइड में कितना लिखेंगे? 2 कैश अकाउंट 3,500. हैप्पी? जो हमारे पास जितनी कैश थी सर मैंने पेमेंट कर दी, मेरे पास इससे ज्यादा कैश नहीं है. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तुम्हें क्या लगता है क्रेडिटर 20,000 मांग रहे थे, तुमने 14,000 ही दिए, मतलब 6,000 दे नहीं पाए. 6,000 डेफिशिएंसी है क्या? सो हमने इधर लिखा 2 डेफिशिएंसी अकाउंट. डू यू ऑल अप्रिशिएट दैट इट इज 6,000? सिमिलरली मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोन को 10,000 देना था, तुमने 8,500 दिया, तो 2 डेफिशिएंसी. बिल्कुल सही बेटा, 1,500. और अब आप डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे. डेफिशिएंसी के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स. कितना आ रहा है बेटा? 6,000 एंड बाय लोन 1,500. डन. अगली चर्चा सुनिए. अभी तुम्हारे सारे अकाउंट टैली हो गए. कैश का टैली हो गया, रियलाइजेशन टैली हो गया, क्रेडिटर्स और लोन टैली हो गए, पार्टनर्स कैपिटल रहा है और डेफिशिएंसी अकाउंट रहा है. अब पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालो. सो मैं इधर लिखूंगा 2 डेफिशिएंसी. अल्फा का 8,600 माइनस 4,000
रियलाइजेशन लॉस डालना भूल गए क्या? ओ सॉरी, टू रियलाइजेशन लॉस। बोल बेटा कितना है रियलाइजेशन लॉस? कितना बता रहे थे? कैसे भूल गया मैं डालना रियलाइजेशन लॉस? अच्छा, रियलाइजेशन लॉस निकाला ही नहीं तो कहां से डालेंगे? अभी कैलकुलेट करो। हाँ, बाय, मुझे लगा रियलाइजेशन अकाउंट मैंने ट्रांसफर ये कर दिया। बाय पार्टनर्स कैपिटल अल्फा बीटा गामा। कितना आएगा बेटा? एक बार पूरी क्लास कैलकुलेट कर लो। 3700 आ रहा है क्या? कॉपी करना पाप है, पाप का बाप है कॉपी करना। हाँ चले गया, भी आ गया। पहले पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे रियलाइजेशन लॉस 3700, 3700 और 3700। उसके बाद में मुझे लगता है डेफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। $900 है क्या इसका? ए का और बी का तो इधर आएगा बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर। You say 1700 and what is G? 6700 बोल रही है। अब इस लॉस को कहां पुटअप करेंगे? सो इधर आएगा बाय अल्फाज अकाउंट। कितना है बेटा? एंड टू बीटाज अकाउंट 1700 एंड टू गामाज अकाउंट 6000। डज दैट टैली? प्लीज चेक। 8400 टैली। अगर अभी थोड़ा सा समय है तुम्हारे पास तो तुमको कुछ चीजें समझा दूं। ये डेफिशिएंसी अकाउंट का मीनिंग क्या है? वी आर सेइंग दिस इज रिकवरेबल फ्रॉम यू एंड दिस इज पेएबल टू दिस पीपल। रिकवर करके इनको इतना पेमेंट करना बाकी है, लाइबिलिटीज को और ए को। ए हैज पेड मोर इन कंपैरिजन टू व्हाट अदर्स हैव पेड। ये एक बात। तो डेफिशिएंसी का मीनिंग समझा। अब एक गलती क्या करता है बच्चा? अगर मान लो मैंने क्रेडिटर्स इधर ही ट्रांसफर कर दिया होता तो कई सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मेरा आंसर तो टैली हो गया। एक एग्जांपल, सिर्फ एक ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूं तो शायद उससे समझ में आ जाए। कई सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हमने हमारे क्लास में या रियलाइजेशन अकाउंट में हम डायरेक्टली अगर क्रेडिटर ट्रांसफर करें तो भी टैली होता है। कुछ क्लासेस में ऐसा करते हैं। बाय क्रेडिटर्स, देख के बता बेटा गुड़िया फिगर कितना है क्रेडिटर्स? ओपनिंग बैलेंस 20,000। अच्छा, अभी अपन ने जो आंसर सॉल्व किया उस आंसर के मुताबिक आपने क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया? 14,000। तो मैं इधर लिखूंगा टू कैश, अंडरलाइन कर क्रेडिटर्स 14,000 ही कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास कैश उतनी है। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट दिखा रहे हो एक क्रेडिटर को बिना पे किए। क्रेडिट में 20, डेबिट में 14। व्हाट आर यू शोइंग? यू आर शोइंग अ प्रॉफिट ऑफ 6,000। ये तो गलत है। क्रेडिटर ने कभी भी नहीं बोला था कि मुझे 14 दो, क्रेडिटर तो बोल रहे थे मुझे 20 दो। तुम्हारे पास कैश नहीं थी इसलिए तुमने कितना भरा? 14। सो बेटा जी रियलाइजेशन अकाउंट में अगर तुमने ट्रांसफर कर दिया, यू विल चेंज द रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस। इट विल टैली। डेफिशिएंसी अकाउंट विल ऑल्सो टैली बट इट विल टैली विद द रॉन्ग फिगर्स देयर इन। तुम ये नहीं बताओगे कि किससे कितना पैसा आना और किसको कितना देना। एग्जैक्टली यहां पर क्रेडिटर को 6,000 रुपए देने बाकी है, लोन को 1,500 देने बाकी है। बट जब तुम क्रेडिटर को रियलाइजेशन अकाउंट में डालकर उसको सेटल कर देते हो तब बेटा जी आपका आंसर तो टैली हो जाएगा बट ये आंसर गलत है क्योंकि तुम गलत पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हो। गलत पिक्चर क्या? कि क्रेडिटर ने 14,000 में मान गए। क्रेडिटर 14,000 में माने कहां भाई? तुम्हारे पास था 14,000 इसलिए 14,000 दिया। एग्रीड? तो इसलिए कभी भी ये गलती नहीं करना। जब पूरी फॉर्म इंसॉल्वेंट हो तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं
सारे लाइबिलिटीज के अलग अकाउंट ओपन करना और सारे लाइबिलिटी को अलग अलग तरीके से सेटल करना, सेटल करने के बाद में उसका बैलेंस डेफिशिएंसी में डालना, पार्टनर्स कैपिटल का भी बैलेंस डेफिशिएंसी में डालना, और डेफिशिएंसी टैली होगा, यहां पर कैश अकाउंट पहले ही जनरेट करके ले लेना कि तुम्हारे पास कैश कितनी है। हैप्पी? सो विद दिस वी आर डन विथ विच क्वेश्चन बेटा जी? 7th. Now this intelligent students are expected to have question number 5 as an homework. Question number 5 में कोई दम नहीं है, बट मैं इधर नहीं करा रहा हूं बेटा, ये आपको घर पर ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इज दैट ओके? सो टुमारो वी वाइंड अप दिस टॉपिक प्रोपोर्शनेट, क्या नाम उसका, 8th and 9th क्वेश्चन रहेंगे कल, और एक आध चीज और मुझे कुछ लेनी होगी तो वो लूंगा, एंड टुमारो विल वाइंड अप। सो टुमारो व्हेन यू कम, प्लीज कम विथ योर क्वेरीज, so that if you have got any queries I can sort it out. All right, चलो प्यार से बाय बोलो, bye bye and God bless you all, take care.